लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का स्लोगन है अब की बार 400 पर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तो लगने लगा था बीजेपी ये लक्ष्य भी वैसे ही हासिल कर लेगी जैसे 2022 के गुजरात चुनाव में हासिल किया था। बीजेपी नेता अमित शाह ने गुजरात में बीजेपी के सामने 150 सीटें जीतने का टारगेट तय किया था। ये टास्क अमित शाह ने 1985 में कांग्रेस की 149 सीटों पर जीत के रिकॉर्ड को तोड़ने के मकसद से बीजेपी नेताओं को दिया था और बीजेपी गुजरात चुनाव में 156 सीटें जीतने में सफल रही। ये वही बीजेपी है जो 2017 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी मेहनत की वजह से 99 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 2024 में एनडीए के 400 सीटों से ज्यादा जीतने का भारतीय जनता पार्टी का दावा महज एक चुनावी जुमला लग रहा है। यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सर्वे में बीजेपी को 335 सीटें जीतते पाया गया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दक्षिण भारत ही नहीं बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को काफी सीटों का नुकसान हो रहा है। 2019 के आम चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने बिहार में 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार गठबंधन के हिस्से में 32 सीटें आने का अनुमान है, मतलब 7 सीटों का सीधे नुकसान हो रहा है। ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी के अगुवाई वाले शिवसेना गठबंधन को 41 सीटें मिली थी, लेकिन आने वाले चुनाव में 22 सीटें मिलने का ही अंदाजा लगा है, यानी बीजेपी गठबंधन को कुल 19 सीटों का नुकसान हो रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार के लौट आने पर भी नुकसान हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के दूर रहने से ये तो ऐसा लगता है शिवसेना और एनसीपी के टूट पर बिखर जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति हैसियत बरकरार है। मतलब महाराष्ट्र के लोग अब भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और अपने पक्ष में मौजूदा संख्या बल बढ़ा लेने के बावजूद महाराष्ट्र के लोग बीजेपी के साथ ज्यादा कुछ शेयर करने के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। अगर सर्वे रिपोर्ट को आधार मानकर चले तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास फिर से खड़े होने का पूरा मौका मिला है और राजनीतिक रूप से भारी तहस नहस मचाने के बावजूद बीजेपी के हाथ में कुछ खास नहीं आ रहा है। किसी भी नेता की ताकत जनता में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिसाल है और ये बात हर किसी पर लागू होती है। जाहिर है उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर भी लागू होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मोट के सर्वे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ये ताकत साफ नजर आ रही है। सर्वे में कांग्रेस के हिस्से में 12 लोकसभा सीटें आ रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हिस्से में आने वाली 14 सीटों को भी जोड़ दे तो संख्या 26 पहुंच जा रही है, जो बीजेपी गठबंधन से 4 सीट ज्यादा है। खुद बीजेपी 16 सीटों पर जीत रही है और बगावत कर आसाम आए एकनाथ शिंदे और अजित पवार को 6 सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती है, जबकि 2019 में 41 हुआ करती थी। सर्वे के रिजल्ट आने के पहले से उद्धव ठाकरे के एक बयान और एक पॉलिटिकल एक्ट की महाराष्ट्र की राजनीति में खासी चर्चा। उद्धव ठाकरे के मुंह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और वंदे भारत एक्सप्रेस से पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ यात्रा, जिसे उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव के रूप में भी देखा जा सकता है। हाल ही में बीजेपी नेता अमित शाह से एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार जैसे एनडीए छोड़ चुके नेताओं की वापसी को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उनका कहना था कि प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे और उसके कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जा चुके थे। 4 फरवरी को महाराष्ट्र के सांतावारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकरे कह रहे थे, हम पहले भी कभी प्रधानमंत्री मोदी के दुश्मन नहीं थे और आज भी उनके दुश्मन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने शिवसेना के साथ संबंध जोड़ने का फैसला किया था। हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ है, लेकिन बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। उद्धव ठाकरे की बातों को बीजेपी नेतृत्व पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकता। असल में महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर दोनों पक्ष जीत पर अड़े रहे और अलग हो गए। उद्धव ठाकरे का दावा था कि बीजेपी के साथ 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का करार हुआ था, जिसे बीजेपी झुठलाती रही और नए गठबंधन की सरकार बन गई। महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री रहते उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक काम के लिए फोन किया था और हो गया। असल में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने 6 महीने होने जा रहे थे और वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कोविड के चलते चुनाव आयोग ने कार्यक्रम स्थगित कर रखा था। मोदी ने उद्धव ठाकरे की बातचीत के बाद विधान परिषद के चुनाव कराए गए और सरकार चलती रही। हालांकि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में भी उद्धव ठाकरे सक्रिय रहे। ताज्जुब की बात तो ये रही कि विपक्षी मोर्चा खड़ा करने की पहल करने वाली ममता बनर्जी अपनी जगह कायम है और इंडिया ब्लॉक खड़ा करने की कोशिश कर चुके नीतीश कुमार भी पाला बदल कर अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की तो कुर्सी भी चली गई और पार्टी भी टुकड़े टुकड़े हो गई। ले देकर जनता से ही आस बची है और उद्धव ठाकरे के लिए फेवर में सबसे बड़ी बात यही है कि जनता उम्मीदें न छोड़ने की हौसला अफजाई कर रही है। चुनावी राजनीति में अब भारत रत्न की एंट्री भी महसूस की जाने लगी है। बिहार की मांग पूरी होने के बाद महाराष्ट्र में भी वैसे ही मांग उठ रही है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन के बाद अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे अपने चाचा और शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। एमएनएस नेता राज ठाकरे के भी बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने की जोरदार चर्चा रही,
ये चर्चा तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री एकनाथ सीधे मिलने के लिए राज ठाकरे के घर पहुंच गए थे। 2019 की ही तरह बीजेपी फिर से सहयोगी दलों को साथ लेने की पूरी कोशिश कर रही है। उस वक्त में भी बीजेपी नेता अमित शाह संपर्क फॉर समर्थन प्रोग्राम के तहत सहयोगी दलों के नेताओं के घर घर जाकर मुलाकात कर रहे थे, लेकिन इस बार अलग तरीका अपनाया जा रहा है। राज ठाकरे की मंशा भी जयंत चौधरी जैसी ही लग रही है, लेकिन जब तक औपचारिक घोषणा न हो कुछ भी कहना मुश्किल है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार के बाद उद्धव ठाकरे की ही बारी है वो, और वैसा ही रुख शरद पवार भी अख्तियार कर सकते हैं। जरूरतमंद तो वो भी उद्धव ठाकरे जितने ही हैं। तो क्या समझे कि आने वाले 2-4-10 दिनों में उद्धव ठाकरे भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं।